अब जरा सोचिए, समुद्र के अंदर बहुत गहराई में 20,000 मील लंबी पाइपलाइंस का जाल बिछा हुआ है। इन्हीं पाइपलाइन से गैस और तेल जैसी चीजों को एक से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। इनकी देखभाल करने का काम करते हैं सैचुरेशन डवर्स। यह लोग समुद्र के 1000 फीट से भी ज्यादा नीचे काम करते हैं। वहाँ पर ना तो रोशनी होती है और ना ही आवाज, बस होता है तो अंधेरा, खतरा और हर पल मौत का डर। यह दुनिया का सबसे खतरनाक काम माना जाता है और इसी काम के दौरान एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। इस कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड से होती है, जहाँ पर एक लड़का क्रिस अपनी मंगेतर से मिलने उसके घर आता है। वो उसे कहता है कि देखो, मुझको काम पर जाना है और अब कुछ महीनों तक हम नहीं मिल पाएंगे। मैं चाहता था कि छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ समय बिताऊं, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। उसकी मंगेतर थोड़ी भावुक हो जाती है। वो हल्के फुल्के अंदाज में कहती है कि क्रिस मत जाओ, तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी टेंशन में हूँ। क्रिस मुस्कुराकर उसको समझाता है कि ऐसे सोचो जैसे मैं स्पेस में जा रहा हूँ। थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वादा करता हूँ कि मैं सही सलामत वापस आऊंगा। यह सुनकर उसकी मंगेतर उसे गले लगाकर कहती है कि अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो दिन आता है जब क्रिस को अपने काम पर निकलना होता है। असल में क्रिस एक सैचुरेशन ड्राइवर है, यानी ऐसा इंसान जो समुद्र की गहराइयों में जाकर पाइपलाइंस की मरम्मत करता है। यह काम जितना सुनने में रोचक है, उतना ही खतरनाक भी है। सबसे पहले उसे पोर्ट यानी बंदरगाह जाना है, जहाँ से जहाज नॉर्थ सी की तरफ रवाना होगी। वो अकेला नहीं होता, उसके साथ और भी कई लोग होते हैं जो जहाज का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करते हैं, यह देखने के लिए कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। कोई जरा सी लापरवाही नॉर्थ सी में बहुत भारी पड़ सकती है। डिवर्स की टीम का हेड होता है एक मजाकिया लेकिन समझदार इंसान। वो इन डिवर्स को 3 अलग अलग टीमों में बांटता है, हर एक टीम में 3 लोग। क्रिस को वो पहली टीम में रखता है 2 सीनियर ड्राइवर्स डंकन और डेव के साथ। क्रैक हंसी मजाक करते हुए कहता है कि अब तुम तीनों अगले 28 दिन तक इस 3 के डिब्बे से गुजरोगे और फिर सीधा 300 फीट नीचे समंदर के अंदर भेजे जाओगे। वहाँ तुम मेरे हाथ बनकर काम करोगे और तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। पाइपलाइन थोड़ी दूर खराब है और सर्दियाँ आने वाली है। लोगों को घरों में हीटर चाहिए और वह गैस के बिना नहीं चलेगा, इसलिए यह मरम्मत वाला काम तुम लोगों को ही करना होगा। जिसके बाद वह बताता है कि जब काम पूरा हो जाएगा तो सभी को 4 दिन डिकम्प्रेशन में रखा जाएगा ताकि शरीर फिर से सामान्य वातावरण में ढल सके। इसके बाद तीनों टीमों को अलग अलग कंटेनर्स में भेज दिया जाता है। यह कंटेनर अंदर से रहने और खाने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। अब हम थोड़ा और जानते हैं इस टीम के बारे में। डंकन क्रिस का मेंटर है। क्रिस ने अपने शुरुआती 5 पाइप्स उसी की देखरेख में की थी। डंकन उम्र में बड़ा है, लेकिन दोनों की अच्छी बनती है। वहीं डेव थोड़ा अलग है, जो शांत, गंभीर और किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। क्रिस को यह थोड़ा अजीब लगता है, जिस पर डंकन उसको समझाता है कि बस ड्यूटी के टाइम ऐसा रहता है। वो कोई गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके घर पर 2 प्यारी बेटियां उसका इंतजार कर रही हैं। जिसके बाद क्रैक ऑर्डर देता है कि सभी कंटेनर्स के दरवाजे बंद कर दिए जाए। जिसके बाद कंटेनर्स के अंदर की गैस का रेशियो सेट किया जाता है ताकि वहाँ पर ठीक से सांस लिया जा सके। अब जहाज नॉर्थ सी की ओर रवाना होता है और तभी क्रैक, जो इस शिप के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ होता है, वो उनको बताता है कि अब तुम लोग जा रहे हो समुद्र की गहराइयों में, जहाँ पर सूरज की एक भी किरण नहीं पहुँचती। वहाँ पर बस अंधेरा होगा, ठंड होगी और एक अलग दुनिया होगी जिसे पहचानने में भी वक्त लगेगा। जिसके बाद वह अपनी बात को पूरा करते हुए एक जरूरी चेतावनी भी देता है। वह बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह याद रखना कि तुम लोगों को बिना डिकम्प्रेशन किए सीधा ऊपर नहीं आना है। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन्स फट जाएंगे। जिसके बाद क्रैक अपनी बात को खत्म करके अपना माइक बंद कर देता है। वो मजाक के अंदाज में डंकन से पूछता है कि तुझे समझ में आ गया ना डंकन? और डंकन भी हंसते हुए कहता है, चल ज्यादा बकवास मत कर। असल में डंकन और क्रैक पुराने दोस्त है। वह दोनों उम्र में भी बराबर है और सालों से साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों में हंसी मजाक चलता रहता है। इसके बाद हम उस कंटेनर में डेव को देखते हैं, जो अकेले ही एक्सरसाइज कर रहा होता है। लेकिन तब तक डिनर का टाइम हो जाता है, इसलिए डंकन उसको बुलाता है। डिनर के दौरान डंकन अपनी पुरानी बातें शेयर करता है। वो कहता है कि पहले जब हम यह काम करते थे तो बस थोड़ी समझदारी और थोड़ा रम का जुगाड़ काफी था। अब तो मशीनों का जमाना आ गया है और आजकल के नए लड़के तो हर प्रोटोकॉल को ऐसे फॉलो करते हैं जैसे किताब पढ़कर आए हों। जिसके बाद वह कहता है, वैसे मेरे पुराने सारे साथी काम छोड़ चुकी है, अब तो बस मैं ही आखिरी बचा हूँ और ऐसा लगता है जैसे कंपनी अब मुझको बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। यह सुनकर क्रिस और डेव हैरान रह जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि आखिर कंपनी ऐसा क्यों करना चाहती है। जिस पर डंकन थोड़ा उदास होकर बताता है, कंपनी को लगता है कि मैंने 20 साल काम कर लिया है और अब बस बहुत हुआ। यह मेरी आखिरी रोटेशन है, शायद इसके बाद मैं फिर कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा। जिस पर डंकन आगे बोलता है कि मैं अभी 10 साल और काम कर सकता हूँ। क्रिस को डंकन की यह बात सुनकर बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम्हें ऊपर बात करनी
चाहिए और जो तुम्हारा मन करे वही करना चाहिए। तभी डैब बोलता है, देखो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है मुझको लगता है अगले 10 साल में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, इंसानों की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके बाद यह सब अपने अपने बिस्तर में जाकर सो जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। क्रिस अपना समय काटने के लिए अपनी मंगेतर की पुरानी वीडियोस देखता है और जब वो लोग मंजिल के करीब होते हैं तभी जोरदार तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही जहाज अपने तय स्थान पर पहुंचता है डायनेमिक पोजीशन सिस्टम की मदद से उसे एकदम स्थिर कर दिया जाता है, यानी अब ना जहाज आगे खिसकेगा ना पीछे, चाहे जितना भी तूफान आ जाए। इसके बाद नीचे जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। क्रैक टीम ए को 1 घंटे पहले अलर्ट करता है, जबकि भाई डंकन भी क्रिस और डेव से कहता है कि अपना अपना सूट पहन लो, हाँ चाकू, कंपस और क्लिप्स लेना मत भूलना। इसके बाद तीनों एक एक करके डाइव व्हील में जाते हैं। दोस्तों यह डाइव व्हील एक मजबूत और पूरी तरह से बंद ढांचा होता है, एक तरह का छोटा केबिन जिसमें अंदर बैठे लोग सुरक्षित रहते हैं और इसे समुद्र की गहराई में भेजा जाता है। अब कंटेनर से तीनों ड्राइवर्स धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे डाइव वेल में चढ़ते हैं। इस वेल को जहाज से बाहर खिसकाया जाता है। जहाज अभी समुद्र की सतह पर होता है, लेकिन इस वेल को मोटी स्टील केबल की मदद से करीब 300 फीट नीचे समुद्र की गहराई में उतारा जाता है। हालांकि वेल अभी भी पूरी तरह से नीचे नहीं पहुंचती, वह समुद्र की सतह और जहाज के बीच झूल रही होती है। इसी कारण वेल में झटके लगने लगते हैं, जिससे क्रिस थोड़ा घबरा जाता है। यह देखकर डंकन चौंकता है और पूछता है कि क्या बात है, तुम्हें पहले इसका अनुभव नहीं है क्या? जिस पर क्रिस कुछ नहीं कहता और फिर जैसे ही क्रैक ऊपर से ऑर्डर देता है, डंकन सबसे पहले डेव को हेलमेट पहनाकर वेल से बाहर भेजता है। यह हेलमेट बहुत हाई टेक होता है, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई, लाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम तक मौजूद होते हैं। क्योंकि ड्राइवर्स को नीचे लगातार 5-6 घंटे काम करना होता है तो उन्हें अडल्ट डायपर्स भी पहनाए जाते हैं और साथ ही में एक मजबूत मोटी वायर उनके सूट से जोड़ी जाती है जिसे अम्बेलिकल कहा जाता है। मतलब अम्बेलिकल ही एकमात्र सहारा होता है जिससे ड्राइवर्स को ऊपर से ऑक्सीजन, लाइट्स और कम्युनिकेशन मिलता है। इसके बिना गहरे समंदर की तेज धाराएं किसी को भी बहा सकती है। अब बेल से नीचे डेव को मैनीफोल्ड यानी पाइपलाइंस का जो जोड़ होता है उसके पास भेजा जाता है। डंकन को अंदर ही रुकने को कहा जाता है। डंकन का काम है ऊपर क्रैक को वायरलेस से अपडेट देना। जैसे ही डेव बेल से बाहर आता है वह देखता है कि नीचे चारों ओर अंधेरा है। हेलमेट की लाइट जल रही है लेकिन फिर भी उसे पास में मौजूद क्रिस तक दिखाई नहीं दे रहा है। अंधेरा इतना घना होता है कि ऊपर से एक पावर केबल नीचे फेंकी जाती है जो मेन फोल्ड से जोड़ते ही नीचे की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। अब क्रिस और डेव अपने काम में लग जाते हैं। काम बस शुरू हुआ ही था कि ऊपर जहाज का डायनेमिक पोजीशन सिस्टम अचानक फेल हो जाता है, जिसकी वजह से जहाज धीरे धीरे सरकने लगता है। अब इस सिचुएशन को भांपते ही ऊपर से तुरंत ऑर्डर आता है कि सभी ड्राइवर्स तुरंत वेल में वापस लौटो। डेव तेजी से ऊपर आता है और मैनीफोल्ड के टॉप तक पहुंच जाता है, लेकिन क्रिस नीचे ही फंस जाता है क्योंकि वह अंदर घुसकर काम कर रहा होता है। डेव उसको चिल्लाकर ऊपर आने को कहता है, जहां क्रिस भी तेजी से ऊपर चढ़ता है और जैसे तैसे वो मैनीफोल्ड के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही जब वह बेल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है उसका एम्बेलिकल मैनीफोल्ड में उलझ जाता है। क्रिस को घबराहट होने लगती है। ऊपर जहाज हिल रहा होता है और इधर वेल हिल रही होती है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं वह यहीं पर फंस न जाए और अब तो इतना समय भी नहीं है कि वह नीचे वापस जाकर उस एम्बेलिकल वायर को छुड़ा सके। डेव भी इस बात से परेशान होता है। वो खुद एम्बेलिकल पकड़कर थोड़ा ऊपर चढ़ता है लेकिन देखता है कि क्रिस का एम्बेलिकल बहुत ज्यादा फंस चुका है। डेव जल्दी से क्रिस से कहता है कि सुनो, तुम्हारा एम्बेलिकल टूटने वाला है, वो जैसे ही टूटेगा तुम डरना मत, तुम अपने हेलमेट का बेल आउट अलाइन ऑन कर देना, उससे तुम्हें कम से कम 10 मिनट तक का ऑक्सीजन मिलता रहेगा। वो आगे कहता है कि मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें लेने फिर लौट कर जरूर आऊंगा, तब तक मैनफोल्ड के ऊपर ही रुके रहना ताकि मैं तुमको ढूंढ सकूं। अगर तुम हिले तो तुम्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। अब जैसे ही डेव यह बात पूरी करता है अचानक से क्रिस का एम्बेलिक जोर से टूट जाता है और उस झटके से क्रिस का मैनफोल्ड दूर से उछल जाता है, वो भी समुद्र की गहराई में और घनघोर अंधेरे में। उधर जहाज आगे बढ़ता जा रहा होता है। डेव किसी तरह से अपना एम्बेलिकल संभाल कर वेल तक सुरक्षित लौट आता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई देती है। वो लगातार यही सोच रहा होता है कि कहीं क्रिस को कुछ हो न गया हो। डंकन तुरंत ऊपर क्रैक को पूरी घटना बताता है कि क्रिस का एम्बेलिकल मैनफोल्ड में उलझ गया था और वो वहीं नीचे फंसा रह गया। क्रैक तुरंत ऑर्डर देता है कि जहाज को एंकर डालकर वहीं रोक दिया जाए ताकि क्रिस को ढूंढा जा सके, लेकिन उसी वक्त उसकी टीम का एक मेंबर कहता है कि सर, इस जगह बहुत घनी गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, अगर हमने एंकर डाला तो पाइपलाइंस को नुकसान हो सकता है और नुकसान करोड़ों का होगा। अब क्रैक असमंजस हो जाता है, एक तरफ अपने साथी की जान और दूसरी तरफ कंपनी का भारी नुकसान। उधर दूसरी ओर बेचारा क्रिस जो अभी भी मेनफोल्ड पर अटका हुआ है बड़ी मुश्किल से अपनी फ्लेयर लाइट जलाता है और दोबारा मेनफोल्ड के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ऑक्सीजन खत्म होने को है। वो जाल के जैसे नेट
को पकड़कर ऊपर चढ़ता है और अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उसी दौरान क्रैक की टीम का एक मेंबर कहता है कि मैं डायनेमिक पोजीशन सिस्टम को मैनुअली ठीक कर सकता हूं, जिस पर क्रैक कहता है कि तुरंत शुरू करो। उधर बेल में डंकन डेव से कहता है कि तुम्हें पता है ऐसा ही एक हादसा पहले भी हो चुका है, एक ड्राइवर का टकना टूट गया और उसकी लाश कभी नहीं मिली। कंपनी कुछ दिन तक तलाश की, फिर फालतू खर्च समझकर बंद कर दिया। क्या मिला उसकी बीवी को? सिर्फ एक डिब्बा जिसमें उसके पति की कुछ चीजें थी। मुझे डर लग रहा है कि कहीं क्रिस के साथ भी ऐसा न हो जाए। अब तक 10 मिनट से भी ज्यादा समय हो चुका था। क्रिस किसी तरह मैनफोल्ड पर चढ़ा रहता है लेकिन कोई उसको लेने नहीं आता। उसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और अब वह धीरे धीरे बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। वो बस अपनी मंगेतर की यही बातों को याद करता है कि तुम्हें लौट कर आना होगा, हमें शादी करनी है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। यह याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू निकल जाते हैं। उसको लगता है कि अब उसका अंत करीब है। लगभग 15 से 20 मिनट मेहनत के बाद डायनेमिक पोजीशन सिस्टम को मैनुअली चालू कर दिया जाता है। जहाज फिर से मैनीफोल्ड की लोकेशन पर वापस आ जाता है। अब सबसे पहले एक रोबोट रोब को नीचे भेजा जाता है जिसके कैमरे से पूरे मैनीफोल्ड की तलाश की जाती है। काफी देर तक देखने के बाद डेव को क्रिस नहीं दिखता, लेकिन जैसे रोबोट मैनीफोल्ड के ऊपर आता है वह देखता है कि क्रिस वहीं पर पड़ा है और धीरे धीरे सांसें गिन रहा है। क्रैक खुद रोबोट को कंट्रोल करता है और उसके कैचिंग हेड की मदद से क्रिस की ड्रेस में हुक को पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और दिक्कत सामने आती है। क्रिस ऊपर नहीं आ रहा होता। रोबोट को दोबारा नीचे भेजा जाता है और तब जाकर पता चलता है कि क्रिस ने खुद को मैनीफोल्ड के एक हुक से बांध रखा है ताकि अगर वह बेहोश हो जाए तो उसका शरीर पानी में ना बह जाए। यह देख सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि इतनी बुरी हालत में इतना कमाल का सोच पाना नामुमकिन है। अब क्रैक डेव के नीचे भेजता है। वो बोलता है कि क्रिस को वापस लेकर आओ। डेव जल्दी से क्रिस के शरीर को मैनीफोल्ड से अलग करता है और उसको अपने हुक से जोड़ लेता है, लेकिन अब समस्या और बड़ी हो जाती है। क्रिस का शरीर बहुत भारी हो चुका होता है। गहराई का पानी, भारी सूट और बेहोशी, इन सब की वजह से क्रिस बहुत हैवी हो जाता है, जिसको देखकर डेव की हालत भी खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी डेव अपनी पूरी ताकत से खींचकर क्रिस को वेल तक वापस लाने में सफल हो जाता है। अब क्रिस वेल में तो आ गया था लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थी। करीब 40 मिनट बीत चुके थे। पहले 10 मिनट तक उसको ऑक्सीजन मिल रही थी लेकिन उसके 30 मिनट बाद तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। डंकन हार मानने वालों में से तो नहीं था। वो तुरंत क्रिस की नाक बंद करता है और अपने मुंह से उसको ऑक्सीजन देना शुरू करता है। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद अभी भी कुछ हो सकता है। काफी देर लगातार कोशिश करने के बाद क्रिस की सांसें लौट आती है, लेकिन दोस्तों सिर्फ सांसें वापस आती है। वो अब भी ऐसे पड़ा है जैसे कोई बेजान शरीर। वह ना तो आंख खोलता है और ना ही कोई प्रतिक्रिया देता है। डंकन भी थक हार कर मान जाता है, लेकिन डेव अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो क्रिस का हाथ पकड़कर कहता है, हमें पता है तुम हमको सुन रहे हो। क्रिस प्लीज कुछ इशारा करो, आंखें हिलाओ या फिर कुछ उंगली हिलाओ। लेकिन दोस्तों क्रिस की तरफ कोई जवाब नहीं आता। अब सबको लगने लगता है कि शायद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्रिस का ब्रेन डेड हो गया है, यानी शरीर में जान है, सांसें चल रही है पर दिमाग काम नहीं कर रहा। डेव, डंकन और क्रैक की पूरी टीम उदासी में डूब जाती है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। क्रिस अचानक से बोलता है, कैसे हो तुम सब लोग? यह सुनते ही सबकी आंखों में चमक लौट आती है और धीरे धीरे क्रिस अपनी आंखें हिलाता है। उसकी उंगलियां भी हिलती है। वो पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ था? डंकर और डेव हंसते हुए कहते हैं कि भाई तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो सब हम बाद में बताएंगे। पहले जश्न मनाते हैं कि तू वापस आ गया है। इसके बाद क्रिस और उसकी टीम बेल के जरिए वापस शिप के कंटेनर में लौट आते हैं, जहां डेव हर दिन उसका मेडिकल चेकअप करता है। जहां यह लोग जिस मिशन पर गए थे उसे अधूरा छोड़कर क्रैक अपनी टीम को लेकर लगभग 1 महीने बाद वापस पोर्ट पर लौटता है। क्रिस की पूरी मेडिकल जांच की जाती है और राहत की बात यह होती है कि अब वह बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वह सीधा अपनी मंगेतर से मिलने पहुंचता है। वो उसे देखकर पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? काम तो कुछ महीनों का था ना। जिस पर क्रिस मुस्कुराता है और कहता है, असल में एक ड्राइवर था, उसका एम्बेलिकल वायर टूट गया था, इसलिए मिशन को रोकना पड़ा। जिस पर क्रिस की मंगेतर पूछती है कि ड्राइवर कौन था और अब वो कैसा है? जिस पर क्रिस कहता है कि वो ठीक है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव देखकर वो समझ जाती है कि वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि खुद क्रिस ही था। वह चुपचाप उसको सीने से लगा लेती है और मन ही मन शुक्रिया अदा करती है कि वह एक बड़े हादसे से बच गया। क्रिस भी उसे गले लगाकर कहता है, अब कोई भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता।